बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। बांग्लादेश की निस्बतन नातजुर्बाकार और कमज़ोर टीम के खिलाफ T20 सीरीज़ में वाइट वॉश करने के बाद अब पाकिस्तानी क्रिकेटर थोड़ा आराम कर रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को आइंदा माह रवाना होना है बांग्लादेश, जिसकी सीरीज़ जो होगी 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़, उसके शेड्यूल का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। पहले पाकिस्तान बांग्लादेश जाएगा और फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ जाएगा, जहाँ 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस शेड्यूल है। इत्तलात ये आ रही हैं कि शायद वनडे को ख़त्म करके T20 5 T20 पर मुश्तमिल सीरीज़ कराया जाए और इसी तरीके से अगस्त में पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान की टीम को पाकिस्तान का दौरा करना है, लेकिन चूंकि अफगानिस्तान दुबई में लगता ये है कि मैचेस खेलेगा तो उस सूरत में एक ट्राई सीरीज़ की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। फिर बाबर आजम का मुस्तकबिल क्या है। सिडनी थंडर ने जो बिग बैश लीग है उसमें बाबर आजम को साइन किया है। रिजवान और जो है वो हारिस रऊफ, ये सब जो है उसमें ड्राफ्टिंग शामिल होंगे, जो ड्राफ्टिंग होगी। बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम बात करेंगे आज के शो में। मोहम्मद यूसुफ एक मरतबा फिर मुस्तैफ़ी हो गए हैं। सिलेक्शन कमेटी बग़ैर चीफ सेलेक्टर के, बग़ैर किसी सरबराह के फिर काम करेगी। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं कि जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद साहब, जो एक तवील अरसे से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की फील्ड में अपना काम कर रहे हैं और खासे तजुर्बाकार समझे जाते हैं और इनकी जो राय है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम रिशाद महमूद साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं। जी, आपने पैकेज मुलाजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं रिशाद महमूद साहब से। रिशाद साहब, बांग्लादेश को तो हमने हरा दिया। न्यूजीलैंड में हमारा क्या हाल हुआ कि न्यूजीलैंड में हमने 8 मैचेस खेले जिनमें 7 हारे, सिर्फ 1 जीते। उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में हम पहले ही राउंड से बाहर हो गए। तो जब भी कोई मजबूत टीमें सामने आती हैं तो उस वक्त हमारी सलाहियतों का असल इम्तिहान होता है। आप इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल मिर्ज़ा, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपने सही कहा। और आपको मालूम है कि बांग्लादेश की जो टीम थी वो तो यूएई से भी हार के आ रही थी, यानी इस कदर कमज़ोर। वो तो यूएई तो वो टीम है जिसको किसी शुमार और कतार में नहीं रखा जाता था, तो उससे भी वो हार के आ रहे थे। तो उनको हराना तो कोई बात ही नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ कि PSL के मैचेस उससे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ थी। तो इस पे किसी किस्म का भी जिसे कहते हैं गुरूर करना या कोई वो करना, खुशफहमी का शिकार होना कि भाई हम लोगों ने बांग्लादेश को हरा दिया और फिर डंके बजे हुए हैं कि भाई फलां ने सेंचुरी बनाई, फलां ने। तो ये तो असल टीम में जो दुनिया की टॉप टीम्स होती हैं उनके खिलाफ बिल्कुल आपने सही कहा कि जब टीमें आती हैं तो फिर असल में पता चलता है कि उनकी सलाहियतें क्या हैं, उन प्लेयर्स का कैलिबर क्या है। तो अभी तो हमें जो बज़ाहिर लग रहा है कि वो काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान किसी मेजर टीम के खिलाफ नहीं आएगा। वेस्ट इंडीज़ की टीम ने भी जिस तरह से इंग्लैंड में परफॉर्म किया उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। बिल्कुल ही वो किसी किस्म का रेजिस्टेंस इंग्लैंड को नहीं दे सके और उसके बाद अलबत्ता अफगानिस्तान से सीरीज़ जो हो सकता है टफ हो, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी जो मामला चल रहे हैं उसमें जो एक दुल्मुल यकीनी है उसकी वजह से भी जाहिर है उसका साइकोलॉजिकली भी प्लेयर्स पे असर पड़ता है। तो मैं समझता हूँ पॉलिसीज़ को डेफिनेट होनी चाहिए जिससे ज़रा इस्तेकाम आए। लेकिन आप ये इतने अरसे से आप क्रिकेट कवर करते रहते हैं, कहीं आपने देखा है कि सिलेक्शन कमेटी बगैर सरबराह के हो, जो सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन होता है वो अकाउंटेबल होता है, वो अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चलता है। यहाँ आप सिलेक्शन कमेटी हमने जो बनाई है और ख़ास तौर पर अलीम डार दुनिया के सफ़े अव्वल के अंपायर में शुमार होता था, वो जो है वो अब सिलेक्शन करेंगे खिलाड़ियों का और सिलेक्शन से पहले वो PSL में अंपायरिंग भी कर रहे थे। मजे की बात है। तो जब तक कोई सिलेक्शन कमेटी का सरबराह नहीं होगा रिशाद साहब, अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी फिर? नहीं जनाब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये अलीम डार साहब का जब तकर्री हुई थी तो इसमें न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर में कई लोगों ने इस पर बयान दिया कि अंपायर को सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाने का ये कोई मिसाल नहीं है, कोई मिसाल है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये यानी कोई इसमें लग रहा है कि कोई मेथड नहीं है जिसकी तरह से PCB आगे बढ़ रहा है। और एक अभी आप देखिए कि जिन लोगों के नाम आ रहे थे कि नई सिलेक्शन कमेटी में कोई रिफ्रेशिंगली शायद नए चेहरे आए या कोई जो पहले इसका हिस्सा नहीं रहे, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि वही म्यूजिकल चेयर चल रहा है कि वही खिलाड़ी किसी को घुसने नहीं देंगे। आकिब जावेद साहब जो बिल्कुल फ्लॉप हुए, उनके अंडर पाकिस्तान किस तरह हारा न्यूजीलैंड की आपने मिसाल दी। तो अब उनको भी मुख्तलिफ रोल्स, कई हैट्स जिसे कहते हैं वो पहने हुए थे। कोच भी थे, मैनेजर भी थे, मेंटोर भी थे और
क्या क्या क्या, लेकिन वो उसका फायदा क्या हुआ, तो वो नहीं कर सके। फिर वहाब रियाज साहब के बीच में बात हो रही, तो अब ये कि अब अगर कुछ नए लोगों को मौका दिया जाता और एक कॉम्पिटेंट सिलेक्शन कमेटी होती जो वाकई परफॉर्मेंस को जज करती ग्राउंड पर जाके प्लेयर्स के, तो फिर तो पता चलता कि अब आपको कहीं अजहर अली या असद शफीक नजर आते हैं, कहीं कहीं नजर नहीं आते, अरसा हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए हैं ऐसा लगता है। लेकिन रिशाद साहब, जो सिलेक्शन कमेटी की हमने आप बात कर रहे हैं, सिकंदर बख्त को इस्लामाबाद बुलाया गया और वो उस मीटिंग में शरीक हुए जिसमें सलमान अली आगा थे, माइक हैसन थे, और फिर उसके उनका इनपुट भी लिया गया। और उस मीटिंग में ना तो असद शफीक को बुलाया ना अजहर अली को बुलाया गया। उसके अलावा सुनने में आया शायद सरफराज भी थे। फिर दूसरी जो मीटिंग हुई उसमें भी सिकंदर बख्त मौजूद थे और सरफराज जो थे वो वीडियो लिंक पर इंग्लैंड से आए। तो अब दो मीटिंग्स में इन दोनों को जो बुलाया गया, लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर इन्हें सिलेक्टर नहीं बनाया गया तो एक और कमेटी बनाई जाएगी और वो इनकी सिलेक्शन को रिव्यू करेगी। तो कमेटी का खेल अगर खेलते रहेंगे तो उससे क्रिकेट दुरुस्त हो जाएगी? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं दुरुस्त होगी। और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये सोशल मीडिया पे तो ये बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई थी चीज कि सरफराज अहमद जो है वो चीफ सिलेक्टर आ रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि बहुत अच्छा ये मूव है, और क्योंकि पाकिस्तान के कप्तान भी रहे हैं और बड़ा तजुर्बा भी है उनका। लेकिन वो अचानक ऐसा लगता है कि मतलब यानी जिसे कहते हैं कि मक्खी की तरह वो निकाल के कर दिया गया। तो ये जो मैंने जैसे कहा ना, इनकंसिस्टेंट पॉलिसी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हैं वो ही इसका मौजब बनती है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर इफेक्ट होती है। कभी अब देखिए बाबर पे भी बात हो रही है कि बाबर रिजवान अभी तक अनसर्टनिटी के वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो भाई ये अगर एक आपने कैंप लगाया और उसमें परफॉर्मेंस देखी कुछ प्लेयर्स की, एक तो 3 रोजा कैंप की का पर्पस समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि हमने उन्होंने बैचेस में तकसीम किया था कि 7-7 के 3 रख लिए थे कि पहले दिन 7, दूसरे दिन 7, फिर 8, तो इस तरह से उन्होंने 22 खिलाड़ियों को बुलाया था। जी हाँ। लेकिन मैं वही कह रहा था कि उसमें अगर परफॉर्मेंस देख रहे हैं या किन बैट्समैनों ने, किन ऑलराउंडर्स ने बेहतर परफॉर्म किया, किन बॉलर्स ने, उसके हिसाब से टीम हो रही या फिर सिफारिशी पे हो रही टीम। तो ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। और ये आपको पता है, मुझको भी पता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खासा रहा है। यानी मैं ख्याल है 70 साल की जो पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख अगर देखें तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसी तरह काम करता रहा है, इसी तरह चलता है। कोई डेफिनेट पॉलिसीज नहीं है। कहीं से कोई सिफारिश आ गई या कहीं से अचानक कोई तब्दीली आ गई तो किसी के कहने पर तो वो फिर पूरा उसकी रवैशी चेंज हो जाती है। फहीम अशरफ अचानक आ गए टीम में, जैसे शादाब खान अचानक वाइस कैप्टन बन के आ गए, कप्तान के नाम भी आ रहा था उनका। तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में चल रही है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब आप क्या देखते हैं? अब बांग्लादेश की तो चले निस्बतन कमजोर टीम है, वेस्ट इंडीज की टीम भी निस्बतन कमजोर है। उसके कई खिलाड़ी अब दुनिया भर की लीग्स खेलने के लिए रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। अब आप देखें 29 साल की उम्र में निकोलस पूरन ने ऐलान कर दिया है कि वो क्रिकेट छोड़ रहे हैं क्योंकि लीग। फिर वहां पर हेनरिक क्लासन ने, साउथ अफ्रीका के कितना जबरदस्त प्लेयर है, उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो बहुत सारे दुनिया के ऐसे प्लेयर्स हैं। यहाँ पर भी वो जो एजेंट्स हैं प्लेयर्स के, उन्होंने खबर चलवा दी कि एक बहुत बड़ा खिलाड़ी जो है वो जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर देगा। मतलब लॉबी पाकिस्तान में इस तरह की चीजें। तो आप देखते हैं कि अब प्लेयर्स का तवज्जो तो उस तरफ चली गई है। और वेस्ट इंडीज की टीम निस्बतन कमजोर टीम है। अभी इंग्लैंड ने उसको 3 वनडे और 3 T20 में व्हाइट वॉश किया। तीनों, वो T20 भी हारा वेस्ट इंडीज और वनडे भी हारा। तो अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुकाबले को आप कैसे? जी हाँ, नहीं मैं मिर्जा ये समझता हूँ कि कोई खास अपोजिशन मिलने का मुझे नहीं इम्कान है कि लग रहा है कि कोई पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम देंगे। सिर्फ ये हो सकता है कि क्योंकि उनके होम ग्राउंड पे सीरीज है तो हो सकता है कुछ नए खिलाड़ी अगर वो खिलाएं तो वो पाकिस्तान के लिए सरप्राइज पैकेट साबित हो। वो तो एक चीज़ लग रही है। लेकिन ये कि वैसे वेस्ट इंडीज़ का जो बिल्कुल आपने सही कहा जो परफॉर्मेंस रहा है उस हिसाब से कोई बहुत फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन वेस्ट इंडीज़ नहीं लग रहा कि साबित होगी। दूसरे कि मैं ये समझता हूँ कि माइक हैसन के आने की वैसे तो खुशाइंद बात है, मैं वेलकम करता हूँ। लेकिन माइक हैसन साहब ने एक अजीब सा बयान दिया कि स्पेशलिस्ट का दौर ख़त्म हो गया है, जबकि दुनिया के जो रिनाउंड एक्सपर्ट्स हैं सारी कंट्रीज़ में वो ये कहते हैं कि ये चाहे T20 क्रिकेट हो चाहे वनडे हो, कोई सा भी फॉर्मेट हो, ये स्पेशलिस्ट का ही खेल है। चंद ऑलराउंडर्स होते हैं जो उसमें होते हैं, जो हरफन मौला होते हैं, अदरवाइज स्पेशलिस्ट सारे अब ये जो है वो स्पेशलिस्ट के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ये बात भी देखनी पड़ेगी कि क्या है, कितना है, क्या इस पर हम मजीद बात करेंगे। रिशाद महमूद साहब एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो माइक हैसन के हवाले से बात करेंगे कि कितने तजर्बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर चुका है। रिचर्ड पाइबस पहले गैर मुल्की कोच थे जो आए थे और उसके बाद से आखिरी जो गैर मुल्की कोच हैं वो माइक हैसन है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद साहब के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम रिशाद साहब से बात कर रहे थे पाकिस्तान के कोच, हेड कोच माइक हैसन के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की जो गैर मुल्की कोचेस की तारीख जो है वो इतनी अच्छी नहीं रही है। रिचर्ड पाइबस आए, वो चले गए, उसके अलावा जेफरी लॉसन आए, वो चले गए, डेव वॉटमोर आए, वो चले गए। सिर्फ दो ही कोचेज ऐसे थे, आजहानी बॉब वुल्मर और उनके अलावा मिकी आर्थर, जिन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा। ग्रांट ब्रैडबर्न भी आए, चले गए। फिर उसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान ने जो दो कोचेज लास्ट ईयर रखे, गैरी कर्स्टन और उनके अलावा जेसन गिलेस्पी, वो भी छोड़कर चले गए और अब माइक हैसन आए। तो रिशाद साहब देखते हैं कि माइक हैसन 2 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान तो नहीं किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही बता दिया, गोरे छुपाते नहीं है ना, उन्होंने खुद ही बता दिया कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप समझते हैं 2 साल पूरे कर लेंगे? जी वेल, सच्ची बात तो ये है कि मिर्जा मुझे इम्कान कम नज़र आता है। और दूसरे ये कि फॉरेन कोचेस के साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, उसके बाद माइक हैसन का साइन करना बड़ी बात है कि वो कैसे पाकिस्तान टीम के लिए राज़ी हो गए। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें एक मुहर्रिक ये हो सकता है कि क्योंकि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं तो वो यहीं पे हैं, उनको वहाँ अच्छे गालिबन टर्म्स एंड कंडीशन है, तो उन्होंने कुछ नेगोशिएट भी किया होगा। लेकिन अब ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो टेन्योर पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर लाहौर से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने, जो वनडे, T20 और टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। और मुझे याद है कि 2008 में जिम्बाब्वे के खिलाफ जब इन्होंने अपना वनडे डेब्यू किया था तो उस मैच में वहाब रियाज ने भी अपना वनडे डेब्यू किया था। उसके अलावा खुर्रम मंजूर भी उस मैच में अपना पहला वनडे खेल रहे थे। और उसी मैच में रिजवान अहमद के जो लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली के रिश्तेदार हैं, उनके कज़न हैं, क्या हैं, वो भी उसी मैच में उन्होंने डेब्यू किया था और अब्दुल रऊफ ने उसमें बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम इकबाल। आपकी सारी हमने बता दी, याददाश्त लोगों की ताज़ा कर दी है। अच्छा ये बताइए, उस वक्त तो शोएब मलिक कप्तान थे ना अब्दुल रऊफ आपके? जी। हाँ, अच्छा, आप पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को आप कैसे देखते हैं? कोच के हवाले से रिशाद महमूद साहब एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर, वो कह रहे हैं कि देखना ये है कि माइक हैसन अपना टेन्योर पूरा करता है या नहीं, आपको क्या लगता है? इकबाल, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान क्रिकेट का जो माहौल है उसमें, और इनको खुद नहीं पता होता कि ये जो कर रहे हैं वो हद तक उसके। आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, जरा आप बाहर निकल के जरा बात करें। जी अब्दुल रऊफ। जी हेलो। जी कट के आ रही है, जरा जब बोले आप प्लीज। जी अभी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं कह रहा था कि इनको तो खुद नहीं पता कि कौन सा बीएम पे ये फैसला कर रहे हैं और जो उनके फैसले हैं वो दूरस्थ मिजाज लाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि नहीं। तो इससे पहले आप देखेंगे जिस तरह गैरी कर्स्टन को फारिग किया गया, मिकी आर्थर को और जेसन गिलेस्पी को किया गया, तो उसके बाद तो अगर इस पे ये थोड़ी सी मोरालिटी पे बात होती तो फॉरेन कोचेज पाकिस्तान को साइन आउट करते। मगर जिस तरह इनका हवा बनाया गया फॉरेन कोचेज का, तो वो बिल्कुल पाकिस्तान के जो अवाम है उनको एक गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है और तस्वीर दिखाई जाती है। आप जितने भी सैक कर रहे हैं, जितने भी इनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें, जब किसी दूसरे को आप आएंगे तो वो भागता पाकिस्तान डेफिनेट चला आएगा। जब पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं था तो ये इवन जो बड़े प्लेयर थे टेस्ट टीम के साथ में पाकिस्तान का टूर नहीं करते थे। मगर जब से पैसा आया तो इनके कोचेज को आप चाहे 1 महीने के लिए या 6 माह के लिए या 1 साल के लिए बुलाएं, ये भागते आएंगे। और फिर ये जो दवा करते हैं उसमें भी कोई सदाकत नहीं कि हम पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम ठीक कर देंगे, क्योंकि इनको अगर बेहतर ऑफर ऑस्ट्रेलिया से मिले तो ये आधा कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर वहां पर चले जाएंगे। अगर इंडिया से ऑफर आए IPL से तो ये वहां पर चले जाएंगे। लेकिन ये बताएं कि लाता कौन है? सुना है कि जो कोचेस को रेकमेंड करता है गालिबन वो भी अपना कोई कमीशन वगैरह लेता है, इनको रेकमेंड कौन करता है? लाता कौन है इनको? देखिए, ये भी सुनने में आया कि जिस तरह पास में वादे किए गए थे कि एक फॉरेनर कोच के साथ कि वो बाहर बैठ के कोचिंग करेगा और ऑनलाइन वो कोचिंग करेगा, तो ये पहली दफा पाकिस्तान में मुतारफ किया गया था। तो डेफिनेट उसमें भी डाउट है। और फिर अभी जो बार बार की चेंजिंग हो रही है, फिर जिस तरीके से इनके कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए जा रहे हैं, तो इसमें भी फिर डाउट तो आते हैं कि इनके साथ जो लोग वादे करवाते हैं वो अपना कमीशन उस पर रखते हैं। और फिर जो अपने प्लेयर एजेंट के पीछे आपने कितनी कहानियां सुनी है कि कुछ ऐसे प्लेयर एजेंट थे जो 80% पाकिस्तान के डोमिनेट करते थे प्लेयर्स के ऊपर, और फिर प्लेयर पावर को इन्फ्लुएंस करते थे अपने हक में, अपनी लॉबी के लोगों को सिलेक्ट करवाने में, पाकिस्तान क्रिकेट को पीछे बिखेरने में। और फिर उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कई ऑफिशियल्स और सबका प्लेयर ऐसे थे कि जो मुलव्वस के साथ
और वो पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी में बराबर के शरीक थे। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक वही लोग ऑपरेट कर रहे हैं और बार बार वही जो लोग वही कह रहे हैं, जब बार बार आपको देखने को मिलेंगे तो फिर इसमें आपको अंदाजा होना चाहिए कि दाल आधी नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। लेकिन आप क्या देखते हैं अब्दुर्रऊफ, माइक हैसन जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वाबस्ता है काफी, और उनकी कोचिंग में लास्ट ईयर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो थी वो PSL भी जीती, लेकिन वो न्यूजीलैंड के भी बड़े जबरदस्त कोच रहे और फिर उसके बाद उनको जिस अंदाज से लाया गया और इस्लामाबाद यूनाइटेड के हनीफ मलिक को उन्होंने बैटिंग कोच रख लिया, लोग कह रहे हैं इन्फ्लुएंस है पीछे से। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? आपको कहीं नजर आता है कि फ्रेंचाइज का इन्फ्लुएंस है माइक हैसन को पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनवाने में? देखिए इकबाल भाई, इसमें तो डाउट नहीं है कि वो एक उनका कैलिबर तो है, और एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि वो टेक्निकल कोच नहीं थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेरा ख्याल है कि चेयरमैन से लेकर नीचे तक भी किसी को नहीं पता कि इन्होंने पिछले 2 साल में क्या कुछ किया है, क्योंकि जो आसिफ जावेद थे उनकी तो एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है। वो मेरा ख्याल शायद मैट्रिक किया हुआ है किसी तरह में। लेकिन वो फिर ICC में कैसे रहे थे? अगर मैट्रिक किया ये बताएं। वो ICC की एकेडमी में थे दुबई में। ये मैं आपको बताता हूँ, 2 टाइप के कोचेज होते हैं। एक टेक्निकल कोचेज होते हैं जिनकी एजुकेशन नहीं होती, जो क्रिकेट खेले होते हैं, और स्ट्रेटेजिकल कोचेस जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, जिस तरह माइकल हैसन थे और जो बॉब वुलमर थे या एक ऑस्ट्रेलियन के कोच थे जिन्होंने उनको 2-3 वर्ल्ड कप जितवाए थे। क्योंकि क्रिकेट में कोई नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए थे, मगर उनके पास डिग्रियां थी और एजुकेटेड थे और स्ट्रेटेजिकली वो बहुत। लेकिन आप समझते हैं ये गाड़ी चलेगी माइक हैसन की? कितने अरसे तक चलेगी? आपकी राय क्या है? इसमें आपको ग्रेग क्रिस्टन और जो जैसन गिलेस्पी के जो स्टेटमेंट्स है वो आपको सामने रखने पड़ेंगे, क्योंकि गैरी जो गिलेस्पी था उसने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक क्लाउन्स का टोला बैठा हुआ है जो क्रिकेट कमेटी में आते हैं और वो मस्ताना करते हैं हमारी पीठ के पीछे, वो खंजर बोलते हैं और चलने नहीं देते, वो काम नहीं करने देते। लेकिन उस वक्त तो वो बड़ी तारीफ कर रहा था जब वो पाकिस्तान का हेड कोच बना, और उसकी यहाँ पर मैं भी था कराची में, मीटिंग भी सहाफियों से कराई गई। उस वक्त तो बड़े वो मुख्तलिफ किस्म के बयानात दे रहा था कि मैं यहाँ ले जाऊंगा वहां ले जाऊंगा। अचानक उसे क्यों नजर आया ऐसा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसे लोग बैठे हुए हैं? देखिए, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था उसको पूरा ही नहीं करने गया, वो तो मेरा ख्याल है कि यही सोच के आया था कि जो उसके कॉन्ट्रैक्ट की मियाद थी उसको पूरा करने दिया जाएगा और फिर उसके बाद वो देखेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को कहाँ पे ले जाता है। उसको तो अपनी एक टीम भी बनाने नहीं देगी, ना जैसे गिलेस्पी को बनाने देगी, ना गैरी क्रिस्टन को, और उनके साथ साजिश शुरू कर दी गई। तो किसने नहीं बनाने दी? किसने नहीं बनाने दी? देखें, ये जो आपकी जो सिलेक्शन जो नाम ने आपकी सिलेक्शन कमेटी थी और जो फिर आपकी टीम मैनेजमेंट थी, और सबसे जो बदतरीन चीज ये आ रही है कि जिन लोगों को आप क्रिकेट कमेटी में डालते हैं, आप देखिए कि इससे पहले जब मिकी आसर को तय किया गया था तो आपने मिसबाह को क्रिकेट कमेटी में क्रिकेट ठीक करने के लिए डाला था, फिर वो हेड कोच बन गए और वो खुद उसने क्रिकेट कमेटी में उसको तय करवाया और खुद की जगह पे हेड कोच और सारा कुछ बन गया। फिर वहाब रियाज को क्रिकेट कमेटी में डाला गया और वो खुद बन गया, वो मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर बन गया और सीनियर मैनेजर बन गया था वो तो। और फिर अभी आसिफ जावेद जो क्रिकेट कमेटी में डाला गया, उससे जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन जैसे सुपर डुपर कोच पार करवा। तो फिर ये सियासत कब खत्म होगी अब्दुर्रऊफ? आपके इशारा जो है कि पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत होती, कब तक खत्म होगी ये सियासत? जब मेरिट आएगा, देखे ना, जब तो ऊपर से नीचे तक मेरिट आएगा, एजुकेशन आएगी तो फिर ही खत्म होगा ना। आपने देखे जब कुछ सीट एडवर्टाइज करनी होती है तो आप उसमें एजुकेशन रखते नहीं, आप मैट्रिक फेल, मैट्रिक पास, मिडिल फेल। पहले हम बंदे को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इश्तेहार देते हैं और फिर उसके बाद वो जो है वो ओहदा संभाल लेता है। हमारे यहाँ तो ये अलमिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें कि इससे बड़ी क्या हो सकती है कि ओब्लिगेशन का खेल और डिटाई का खेल, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि आप पहले किसी के साथ बातचीत करें, उससे पूछे कि भाई आपकी एजुकेशन मैट्रिक है, मिडिल है या क्या है। मैट्रिक फेल है तो मैट्रिक फेल लिख दी जाती है जो एडवर्टाइज की जाती है। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट में अब्दुर्रऊफ कितने पढ़े लिखे? आप माशाल्लाह चले, आप कर रहे हैं मास्टर्स, आपने किया, और कितने पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट में? तो है ही नहीं ना, क्योंकि जब क्रिकेट पे आते हैं तो तालीम कहाँ हासिल कर पाते हैं लोग। इकबाल भाई, बात यह है कि देखिए, जब आप सीरियसनेस क्या होती है कि जब आप सीरियसनेस या प्रोफेशनलिज्म यही होती है ना कि आप अगर 20-25 साल क्रिकेट खेले हैं तो आप फिर 20-25 साल प्रॉपर प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ जाएं, अपनी डिग्री की तरफ जाए। और डिग्री की तरफ 20 साल, जो हमारे जैसे लोग देखे पागल तो नहीं है जिन्होंने 20 साल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में 20 साल लगाए हैं 25 साल क्रिकेट खेलने के बाद,
ठीक। तो फिर कोई ना कोई तो डेडिकेशन होती है, कोई आपको सीखने का तरीकाकार होता है आपके अंदर, या कुछ आपके अंदर कोई अचीवमेंट हासिल करने का शौक होता है तो आप ये करते हैं, अदरवाइज तो आप नहीं कर सकते। सही, चले आपके साथ पूरा शो करेंगे और आपको काउंटर क्वेश्चन भी करेंगे और आपकी इनपुट भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ हमारे साथ थे। एक जुमले में रिशाद साहब बताइए, फिर मैं ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब्दुल रऊफ जो गुफ्तगू कर रहे थे, एजुकेशन तो मस्ट है ना, कि अगर कोच को अवेयर नहीं है, सिर्फ चले तजुर्बा खेलने का अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा और दीगर चीजों से भी तो अवेयरनेस होनी चाहिए। जनाब बिल्कुल सही बात है। और ये तो मुझे एक इनका तौकीर ज़िया साहब का जुमला याद आता है कि उन्होंने कहा था कि मैं आईसीसी की मीटिंग में जब मैं गया तो आई वॉज अ टोटली लॉस्ट पर्सन, मुझे पता नहीं था क्या बात हो रही थी। तो अगली दफ़ा जो मैं मीटिंग में गया तो उन्होंने कहा कि मैं इतना किताबें पढ़ के गया और उसके बारे में, तो फिर मैं कुछ बोल सका। तो यकीनन ये बात है कि पूरा एक ज़रूरी है कि भाई पूरा एक स्टेचर हो इंसान का। इस पर हम मजीद बात करेंगे। रिशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद साहब के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ से, जो कोचिंग के हवाले से बात कर रहे थे। अब रिशाद साहब से थोड़ी सी और बात करते हैं। रिशाद साहब, माइक हैसन तो इस शर्त पर आए कि वो अपने लोगों को लेकर आएंगे, जिस तरह अभी बॉलिंग कोच भी एक लाए हैं वो, और बैटिंग कोच हनीफ मलिक चूंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ अटैच थे, उनको लेकर आए। तो आप समझते हैं कि माइक हैसन जो है वो जिस तरह के इकदामात करेंगे वो ज्यादा अरसा सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, ये बताएं। अच्छा, एक तो पहले मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये ही एक बड़ी हैरत की बात है कि जब आकिब जावेद साहब आए थे कोच के तौर पे, तो वो उन पे इल्जाम लग रहा था कि वो लाहौर कलंदर्स के काफी खिलाड़ियों को ला रहे हैं, उन्हीं के मैनेजमेंट के लोगों को सेलेक्टर लेके आ रहे हैं। अब ये माइक हैसन पे हो रहा है कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो ये क्या ट्रेंड है? आप पाकिस्तान के कोच बन के आए हैं तो आप मेरिट पे अब आप देखें, कप्तान सलमान अली आगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वाइस कैप्टन शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड का, नसीम शाह, तो इसमें आपको कई फेवरेटिज्म नजर आता है, बिल्कुल कई फेवरेटिज्म नजर आता है कि मेरिट पे आप करें। नसीम शाह ने तो पूरी PSL में अनइम्प्रेसिव बॉलिंग की और उसके बेस पे तो उनको तो नहीं होना चाहिए, नहीं था, फिट नहीं था, बिल्कुल सही। तो अब इस तरह से अगर करेंगे तो आप नहीं समझते इन पर भी फिर सवाल उठना शुरू होंगे। और इसीलिए बिल्कुल आप भी कह रहे हैं, मैं भी एग्री कर रहा हूँ कि ये मुझे नहीं लगता कि ये टेन्योर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कंट्रोवर्सी जैसे जैसे शुरू होंगी तो वो अभी तो कमजोर टीम से जीत गए हम, अब आगे जब टफ टीम आएगी, जब शिकस्त होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। असल चीज तो ये ना, जीत के तो बहुत सारे बाप होते हैं, लेकिन शिकस्त तो यतीम होती है, बिल्कुल सही है। और अगर आपको याद हो कि जेसन गिलेस्पी जिन्होंने हमें ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जितवाई, उनका ये कहना था कि मुझे की डिसीजन में शरीक ही नहीं किया जा रहा। तो अगर वो फिर से सिलेक्शन कमेटी या कप्तान वाइस कप्तान माइक हैसन को भी इग्नोर करते हैं तो मेरे ख्याल में वहां पे माइक हैसन से इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे, जो मैं देख रहा हूं कि अगर पीरियड है ना, नया अभी वो न्यूजीलैंड चले गए, 10 तारीख को उनको आना है, वापस आना है। तो आप इस तमाम सिनारियों में अब आप समझते हैं हैसन ने न्यूजीलैंड की टीम की कोचिंग की, बड़े कॉम्पिटेंट आदमी है, नो डाउट इन दैट, और उनकी कोचिंग में न्यूजीलैंड ने बड़े टाइटल भी जीते। लेकिन अब इस सिचुएशन में जबकि और लोग ये कह रहे हैं कि हैसन जो है वो पाकिस्तान में ज्यादातर वक्त गुजारेंगे। नहीं, उन्होंने कुछ बयान उन्होंने अच्छे दिए, जिससे लग रहा है कि उनके जहन में कोई एक फिलॉसफी है या कोई प्लान है कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आके लेके जाना है। लेकिन मैं ये कहूँगा फिर भी कि उनको शायद इस चीज़ का मेरे ख्याल अशरी अशीर भी अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो कंट्रोवर्सीज आती हैं वो अचानक, तो वो उसका तो जवाब मेरे ख्याल अभी उनके पास नहीं होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग करना एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान में तो फिर आपको पता है कि कई और लोग, कई और शोबे, कई और फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसपे जो इंसान एंटिसिपेट नहीं कर सकता। तो ये बात आप देखिए कि यही चीज़ देखना होगी मेनली कि माइक हैसन जो हैं इनको कितना फ्री हैंड दिया जाता है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि इनके जो डिसीजंस हैं वो कहीं ओवर रूल ना कर दिए जाएं या उस तरह की चीज़ है, तो ये बड़ा मैटर करता है। सिलेक्शन कमेटी आड़े आ सकती है इनके मामलात के हवाले से। जी, मैं समझता हूँ इस वक्त डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, और हैसन जो थे गए, आकिब जब बने तो वहाँ उन्होंने दौरा भी
किया, वहां पर डिस्कशन भी हुआ। उसके अलावा अजहर अली, असद शफीक, वो तो लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल मुतारिक नहीं है। और अलीम डार, सुना है अलीम डार थोड़े मुतारिक हैं, क्योंकि वो जैसे जो मुझे पता चला है कि जिस तरीके से जो उनकी रिकमेंडेशन जहां से आई है अलीम डार की कि इनको आप सिलेक्टर बना दें, तो उससे तो यही लग रहा है कि अलीम डार जो है वो थोड़े इख्तियारात हैं उनके पास। जी हाँ, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, वाकई कुछ चीज़ों में उसकी इंडिकेशन हुई है, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को बड़ा जिसे कहते हैं कि की फैक्टर देखता हूँ कि जब न्यूजीलैंड में मोहम्मद रिजवान ने बिटवीन द लाइंस ये इंडिकेट किया था कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, उनको एक टीम दे दी जाती है जिसको उनको खिलाना होता है। तो अगर ये सूरत हाल हुई और वो जाहिर है आकिब जावेद वहाँ मौजूद थे टीम के साथ, तो उनके होते हुए उन्होंने बयान दिया और मेरे ख्याल है उसका खमियाजा भी भुगता उन्होंने। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ या तो मोहसिन नकवी साहब को देखनी चाहिए कि अगर फाइनली एक फॉरेन कोच हमारे यहाँ आए हैं जिन्होंने एग्री किया है टीम के साथ, तो उनको एक फ्री हैंड दिया जाए, वरना फिर ये कि उनके भी इशूज शुरू होंगे और फिर वो भी हो जाएगा साबिक कोचेस की फहरिस्त में। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद रिशाद महमूद साहब से मजीद डिस्कस करेंगे रिजवान और बाबर के मुस्तकबिल के हवाले से। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद साहब के साथ शो में आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कोचेस के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से। अब थोड़ी सी बात करते हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के हवाले से। कैसे देखते हैं मोहम्मद रिजवान, जिस तरह हारिस ने 17 इनिंग्स में उन्होंने उनका हाईएस्ट 41 था, उन्होंने फिर 100 कर दिए। अब हारिस जो है लोग कहते हैं ठीक है 100 होता है चाहे किसी भी कमजोर बॉलिंग के खिलाफ हो, लेकिन अब आप रिजवान का फ्यूचर क्या देखते हैं? क्योंकि पीएसएल में रिजवान जो थे वो ओपन से नीचे नहीं आए और ओपनर आपके पास फखर जमान है, साहबजादा फरहान है, साइम अयूब है, तो उस सूरत में आप रिजवान का मुस्तकबिल कैसे? जी हाँ, नहीं मैं समझता हूँ कि मिर्जा इस पे मुझको ही नहीं बल्कि हज़ारों लाखों लोगों को हैरत हुई कि रिजवान ने जब अपने लिए ओपनिंग स्लॉट चूज़ किया, तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर इस ओपनिंग के उससे क्या दिलचस्पी है इन लोगों को कि हर हाल में ओपन ही करना है। ज़्यादा गेंदें खेलने को मिलती है ना, आप शुरू में जाएंगे। एक ज़माने में बाबर भी अपने डिसीजन पे ही अपनी मर्जी से ओपन आ गए थे, में वन डाउन हुए, फिर वन डाउन आ गया, दीवार पड़ा। तो जी हाँ बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये बड़ा ज़रूरी है कि रिजवान को अपना स्पॉट मुतय्यन करना। वो विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर टीम में आए थे और हमेशा 6 या 7 नंबर पे खेलते थे। मुझे याद है न्यूजीलैंड में जो टेस्ट सीरीज थी उसमें मुसलसल 7वें नंबर पे आते रहे। तो ये बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अचानक अपनी मर्जी से एक टीम की पोजीशन सेट कर देना और चेंज कर देना, तो ये मैं रिजवान को बहुत अच्छा कॉम्पिटेंट खिलाड़ी मानता हूँ। लेकिन आपको याद है 2023 में जब पाकिस्तानी टीम वहाँ गई थी न्यूजीलैंड के दौरे पर 2024 में गालिबन, तो वहाँ रिजवान ने जब कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शाहीन आफरीदी कप्तान थे, उन्होंने कहा कि नहीं जी मेरी तो पोजीशन आप क्या पूछ रहे हैं। मतलब उनकी बातों से अंदाजा हो रहा था कि ही वाज इंटरेस्टेड इन ओपनिंग द इनिंग्स। ये समझ में नहीं आता कि वो अट्रैक्शन, और जैसे आपने कहा अगर पाकिस्तान के पास कोई कॉम्पिटेंट ओपनर्स ना होते तो मैं समझता कि भाई वो शायद वो उसको कर रहे, लेकिन फखर जमान, साइम अयूब और अब तो साहिबजादा फरहान जैसे प्रोलिफिक और बेहतरीन ओपनर मौजूद हैं, उनके होते हुए उस पर इंसिस्ट करना कि ओपन आने पे, तो जाहिर है फिर उस वक्त तो आपका स्पॉट मुश्किल में आएगा, पोजीशन मुश्किल में आएगी, क्योंकि हारिस भी बेहतर खेल रहे हैं। हालांकि मैं जाती तौर पे अगर कहूँ तो हारिस पे अभी तक मुझे वो यकीन नहीं है, क्योंकि वो अच्छी टीमों के खिलाफ जब आएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन इन्होंने सेकंड विकेट कीपर के तौर पर ये रोहेल नजीर का नाम, इन्होंने लोग कह रहे हैं रोहेल नजीर को जो इस्लामाबाद के हैं उनको लिया जाएगा। हसीबुल्लाह कहाँ चला गया? इतना जबरदस्त, उसको तो न्यूजीलैंड के दौरे पे भी ले गए, उसको खिलाते थे, बाहर करते, ओपनर था, 6ठे 7वें पे ऑस्ट्रेलिया भी गया। आप नहीं समझते कि फिर इस तरीके से लड़के को रोलिंग स्टोन बनाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हसीबुल्लाह का चांस, बल्कि मैं समझता हूँ कि वाइट बॉल क्रिकेट में तो रोहित नजीर से भी आगे है, क्योंकि रोहित नजीर जो है वो वाकई 3 डे क्रिकेट में और 4 डे क्रिकेट में बहुत अच्छे कप्तान रहे, बहुत अच्छे, बिल्कुल सेंचुरी बनाई उन्होंने, 3 सेंचुरी बनाई इंग्लैंड में, तो उस लिहाज से। लेकिन उनको भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने लेट कर दिया, यानी रोहित नजीर का नाम ही हम कोई 4-5 साल से सुन रहे हैं, लेकिन वो टीम में अभी तक नहीं आ सके। जी हाँ, तो ये मैं समझता हूँ हसीबुल्लाह बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है और बड़ा जरी खिलाड़ी है। मैं समझता हूँ कि उससे आज से हसीबुल्लाह का होना जरूरी है, बहुत जरूरी। मैं बिल्कुल ये समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रिशाद साहब। वक्त खत्म हुआ प्रोग्राम का। आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद साहब की, और फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिजा की। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान के
असाइनमेंट्स हैं, उनमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम माइक हैसन की कोचिंग में किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।